हेलो एवरीवन, एसएससी पीवाईक्यू में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि एसएससी पीवाईक्यू में आपको एसएससी के सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कराए जाएंगे, तो आज एमटीएस 2019 का मैथ्स का पेपर आप लोग से डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा और साथ में आप लोग सॉल्व करना। 10% और 15% की दो क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट क्या है? कह रहा है कि पहला डिस्काउंट x बराबर है 10% और y है 15%। तो एकल छूट उसी को क्रमबद्ध बट्टा या सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। तो हो जाएगा एकल छूट बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। यही सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला होता है। तो चलिए, ये हो गया 10 प्लस 15 माइनस 10 गुणे 15/100 हो जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो और इससे 1.5 1.5 आएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा कितना? 23.5। ठीक है, एकल छूट को ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 8/7 है, लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ये पूछने के लिए कह रहा है, बताने के लिए। ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? क्रय मूल्य के 8/7 8/7 के बराबर है। विक्रय मूल्य इसी को सेलिंग प्राइस कहते हैं और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, बराबर है। तो यहां से विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा 8/7। क्रय मूल्य 7 है, विक्रय मूल्य 8 है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? +1 का। 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 7 पे। तो 1/7 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी परसेंटेज आप लोग का निकलेगा। हो जाएगा 100/7। ये आप लोग का आंसर हो गया। क्या है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कुल लाभ अपान में क्रय मूल्य इंटू 100। ये आपका फार्मूला होता है, कुल लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ और हानि दोनों हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाली जाती हैं। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन एकदम आसान है, एमटीएस में टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है और टाइम आपके पास भरपूर होता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 13 संख्याओं का औसत 42 है। यदि 14वें नंबर को शामिल किया जाता है तो औसत 44 हो जाता है। 14वीं संख्या क्या है? 14वीं संख्या क्या है? कह रहा 13 संख्याओं का औसत 42, तो 13 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 13 संख्याओं का औसत अगर दिया है 42, तो 13 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, 13 संख्याओं का योग बराबर इक्वल टू 13 इंटू एवरेज जितना दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 13 दूना 26, 13 चौका 52, 2 54, 546, 546। क्या है? 14 संख्याओं का योग, 13 संख्याओं का योग, यहाँ पे का है का योग 14 में 44 से गुणा कर देंगे उसके एवरेज से, तो कितना आ जाएगा? 14 चौका 56 और 14 चौका 56, 5 61, 616। तो कह रहा है कि 14वीं संख्या क्या होगी? कुछ नहीं करना, सिंपल है। 14 संख्याओं के योग में से 13 संख्याओं का योग माइनस कर देना है। 14वीं संख्या। ठीक है, तो 616 माइनस 546 कितना आ जाएगा आप लोग का? 6 में 6 जा 0, 11 में 4 जा 7 और यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो
70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 13 संख्याओं का औसत दिया है, फिर 14 संख्याओं का दिया है, तो 14वीं संख्या पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में यही अप्रोच आप लोग अपनाएंगे। यदि P दिया है, P और Q का रेशियो दिया हुआ है 5:2, तो कह रहा है कि एक इक्वेशन दे दिया है 2P - 3Q अनुपात 3P - 5Q Q है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से P/Q इसको लिख सकते हैं ऐसे, P/Q = 5/2। तो P की वैल्यू 5, Q की वैल्यू 2, यही वैल्यू इसमें पुट कर देनी इक्वेशन में। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तो हो जाएगा 2:5 - 3:2, क्योंकि P की वैल्यू 5 है और Q की वैल्यू 2 है। उसी तरह इसमें रख देंगे, तो 3:5 - 5:2, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 10 - 6, यहाँ पे अनुपात है, सॉरी, ठीक है, 10 - 6 अनुपात 15 - 10, ठीक। तो हो जाएगा 4, अब 15 में से 10 जा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4:5। ये आपका चौथा क्वेश्चन था। यहाँ पे डायरेक्ट आप P की वैल्यू 5 और Q की वैल्यू 2 ले सकते हैं और उसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, लास्ट में जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन घन से देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को डरना नहीं है, केवल लैंग्वेज ही दिया हुआ है। कह रहा है यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:125 है, तो उनके कुल सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले घन का आयतन क्या होता है। मान लीजिए घन की भुजा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आयतन हो जाएगा, आयतन जो होता है वो होता है इस भुजा का क्यूब, और कुल क्षेत्रफल क्या होगा, कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6a²। तो आपका किसका रेशियो दिया हुआ है, दो घनों के आयतनों का। तो मान लीजिए पहला घन A1 है, दूसरा A2 है, इसके आयतनों का अनुपात दिया है तो क्यूब कर देंगे, ठीक है। चलिए, इसके इक्वल दिया है अनुपात में 64/125, अनुपात को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ से अब इसका क्यूब रूट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्यूब है, इधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। चलिए करके दिखा देते हैं कि स्टेप A1/A2 इधर आ जाएगा 64 पे पावर 1/3 अपान में 125 के पावर 1/3, ठीक। तो यहाँ से A1 और A2 की वैल्यू आ जाएगी, A1/A2 की, ये 4 का क्यूब है, इसका क्यूब रूट 4 और 125 का क्यूब रूट 5, ठीक। यहाँ से A1 और A2 दोनों घनों की भुजाओं की वैल्यू पता चल गई। अब आगे क्या करेंगे, कुल सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक। तो कुल सतह का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को बताए हैं, 6a1² हो जाएगा अपान में 6a2² हो जाएगा, क्योंकि रेशियो पूछा हुआ है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 6 × 4² अपान में 6 × 5², ठीक है। तो रेशियो में यहाँ देखिए 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 16/25। इसको एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम पे, लस और मस पे, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त पे। दिया हुआ है 2⁴ × 3⁴ और 2⁵ और 3⁵2। कह रहा है इसका मस क्या होगा, मस एचसीएफ क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा एचसीएफ क्या होता है। चलिए, एचसीएफ ये होता है कि किन्हीं भी इन दोनों में जो भी सबसे बड़ी नंबर कॉमन हो, सबसे बड़ा नंबर कॉमन हो और उससे ये दोनों नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो, वो संख्या जो इन दोनों में सबसे बड़ी और कॉमन हो और जिससे ये दोनों संख्या पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, दोनों में सब क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2⁵3 2⁵5, तो दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है, 2⁵3, क्योंकि यहाँ पे 2⁵5 है तो 3 कॉमन हो जाएगा,
तो 2 पे पावर 3, ठीक। और यहाँ पे 3 पे पावर 4 और 3 पे पावर 2 है इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटू 3 पे पावर 2, क्योंकि जो दोनों में कॉमन रहेगा वही लेना है। तो इसका HCF हो जाएगा, सीधे सीधे यही आपका आंसर है, जो दोनों में कॉमन दिखे वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मस हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नोट करते रहिएगा कौन से वाले नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस पार्ट में आपको थोड़े आसान क्वेश्चन कराऊंगा, अगले पार्ट में आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 पार्ट में आपका एक पेपर का सॉल्यूशन दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, पवन और सुनील की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। मासिक आय मासिक आय का अनुपात जो है पवन और सुनील का, पवन सुनील कोई 2 लोग हैं, उनके आय का अनुपात है 4:3 दिया हुआ है। कह रहा है उनका व्यय का अनुपात, मासिक व्यय का अनुपात, मासिक व्यय का अनुपात क्या है, क्या दिया हुआ है, 3:2, ठीक। कह रहा कि यदि पवन और सुनील प्रति माह 4,000 रुपये और 6,000 रुपये बचाते हैं, इसकी बचत है पवन की 4,000 और सुनील की आय बचत है 6,000। तो क्या कह रहा है, मासिक आय का योगफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों का मासिक आय निकालिए और फिर उनका योगफल बताइए। तो इसमें क्या करना है, चलिए आपको पहले डिटेल में बताते हैं, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। चलिए और मासिक आय का अनुपात 4:3 है। आय का अनुपात 4:3 है, तो आय को आप लिख सकते हैं, इसको 4x लिख सकते हैं। और इसमें से अगर क्या कहते हैं, इसका अगर बचत घटा दें, आय में से अगर बचत घटा दें तो क्या बचेगा, व्यय बचेगा। तो 4x माइनस 4,000, 4,000 ये हो जाएगा पवन का मासिक व्यय, ये हो जाएगा पवन का मासिक व्यय, क्योंकि बचत आय में से अगर बचत घटा दिया जाए, आय माइनस बचत, तो किसके बराबर होता है, व्यय के, ठीक है। उसी तरह सुनील का हो जाएगा 3x माइनस 6,000, ये बराबर किसका, व्यय का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:2, ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करके आप दोनों का आय निकाल सकते हैं, उसके बाद उसका योगफल। तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का इसमें और 3 का इसमें, तो हो जाएगा 2 चौक 8x माइनस 2 चौक 8,000, और ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9x, और ये हो जाएगा 3 छक 18,000, ठीक है। तो यहाँ से जब देखेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या, 8 इधर जाएगा 8x, और 18,000 इधर आएगा, तो x की वैल्यू आपका आ जाएगा 10,000, ठीक है। अब कह रहा दोनों के मासिक आय का योगफल ज्ञात कीजिए। दोनों का मासिक आय का अनुपात क्या दिया था, 4:3, इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 7x, मासिक आय का सम, दोनों के मासिक आय का सम, आय का योग, दोनों के आय का योग क्या दिया हुआ है आपका, क्या हो जाएगा 7x, और x की वैल्यू कितनी दी हुई है 10,000, तो 7 गुणे 10,000 बराबर 70,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है a/b का 3/4, b/c 4/5 और c/d दिया है 5/6, ठीक है। पूछा क्या है, a/d के पावर 10, a/d की पावर 10 आने के बाद जो अंश और हर रहेगा, इसके बाद a और जो अंश है और हर, इन दोनों का सम पूछा हुआ है, कितना होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, a और d की वैल्यू पता करनी है। वो कैसे होगी, यहाँ पे देखिए, एकदम आसान है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें। a/b बराबर 3/4, b/c, तो आप देख रहे होंगे b यहाँ पे जो बटे में है, यहाँ पे अंश में है,
फिर c यहाँ पे बटे में है, यहाँ पे अंश में है, तो इसके क्या होगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब बटे का अंश से कैंसिल आउट हो जाएगा। करते हैं, a बटे b गुणे b बटे c गुणे और इधर से c बटे d, किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपस में गुणा होगा और ये 3/4, 4/5, 5/6 आपस में गुणा हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, 3/4, 4/5 गुणे 5/6। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे b से b कट गया से मतलब आप लोग समझ रहे होंगे c से c कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 4 से 4 और 5 से 5 और 3 से 2 बार में 3 दूना 6। तो यहाँ से आपका फाइनली a/d का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब क्या क्या है, इसका पावर 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, a/d पावर 10 तो हो जाएगा 1/2 पे पावर 10, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे कि 1 का पावर तो 1 ही होगा और 2 पे पावर 10 की जो वैल्यू होती है वो 1024 होती है। 2 पे पावर 10 का, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू है 1024, ठीक। अब कह रहा है इन दोनों का सम, ये अंश हो गया ये हर हो गया, इन दोनों का सम योग कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, 1024 प्लस 1 बराबर 1025, ठीक है, एकदम आसान है। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ में और कमेंट करके बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है। एकदम डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि एमटीएस में अच्छा खासा टाइम होता है, 1.5 घंटे का पेपर होता है, आप लोग आराम से मैथ में 25 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर करेंगे तो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। चलिए एक चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 20% ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये की राशि से अर्जित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो रेट क्या दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर आर, जिसे आर से डिनोट करते हैं, कितना दे रहा है 20%, ठीक। और टाइम कितना दे रहा है, समय को टी से डिनोट करते हैं 2 साल। और प्रिंसिपल मूलधन प्रिंसिपल कितना दे रहा है 1200 रुपये। कह रहा है कि 2 साल में अर्जित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज बताइए क्या होता है। तो आप लोग का चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला पता होगा, का फार्मूला होता है a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 पावर n। तो यहाँ पे आप सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, अमाउंट निकल जाएगा, कुल धनराशि, उसके बाद से उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अमाउंट कुल धनराशि बराबर प्रिंसिपल कितना दिया है 1200, मूलधन 1200 गुणे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20/100 और समय कितना दिया है यहाँ पे n बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1200 गुणे यहाँ 20/100, 5 × 5, 5 × 6/5 और ये हो जाएगा स्क्वायर है 6/5 का स्क्वायर, ठीक। अगली लाइन में आप लोग देखेंगे 1200 गुणे 36/25, 25 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा, इसको अलग अलग लिख सकते हैं अगर इसको, तो 48 आ जाएगा, क्योंकि 25 चौक का 100, उसके बाद बचेगा 20, उसके बाद से हो जाएगा 200, तो 25/8 200 इंटू 36, ठीक। ये आपका आ गया अमाउंट। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा कर लेते हैं, चलिए 48 गुणे 36, 8 छक 48, 6 चौक 24, 4 28, 3 8 24, 3 चौक 12 2 14, 8 8 4 12 2 4 2 6 1 7 1, 1728। अमाउंट कितना आ रहा है 1728। तो पूछा क्या है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो अमाउंट पता चल गया, प्रिंसिपल 1200 है, मूलधन, तो कुल धनराशि में से मूलधन घटा देंगे, आ जाएगा आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज 2 साल का क्या हो जाएगा 1728 माइनस 1200 बराबर कितना हो जाएगा 528, ठीक है। ये आपका हो गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो क्या होता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फार्मूला,
x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये आपका होता है 2 साल का समान चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे x बराबर y है, क्योंकि दोनों साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% ही दे रखा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या होगा। 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20/100। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 20 40, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 44%। 2 साल का, 2 साल की समान दर, 2 साल की समान दर। ठीक, अब कह रहा है कि 2 साल का डायरेक्ट 44% हो जाएगा आपका CI। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है प्रिंसिपल। तो आपको क्या करना है, इसी 1200 में 1200 का 44%, क्योंकि 2 साल का समान दर 44% निकाल लिए हैं, इसी का 44% जो होगा वही आपका हो जाएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1 0, इस 0 से 100 से ये 2 0 कट गया, 1 1 0। अब 12 गुणे 44, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 चौक 48। अब 12 चौक 48, तो कैरी आया था 4 12 चौक 48 से। अब 12 चौक 48, 48 4 52, 528। ये हो गया आंसर। इस तरह से आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में आप लोग इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।